गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। ये बैठक दोपहर 2:30 बजे होगी। कोरोना पर समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और मेडिकल एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री कोरोना के हालात पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। कोरोना पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक होगी। दोपहर 2:30 बजे समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू समेत मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद रहेगी। राज्य में कोरोना को लेकर क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं, किस तरह से उनसे निपटा जा रहा है, क्या जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठीक तरीके से चल रही हैं या नहीं, किन किन चीजों की कमी है, कितने कहां पर एक्टिव केसेस हैं, इस सब पर बातचीत होगी। और पंजाब की कोरोना रिपोर्ट आपको बता दें, पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4124 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 6397 मरीज ठीक हुए हैं। 186 मरीजों की मौत हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या 50,549 है। पंजाब की ये कोरोना रिपोर्ट आपके सामने। और हरियाणा की कोरोना रिपोर्ट। अब बीते 24 घंटे में कोरोना के 3188 नए मामले आए हैं सामने। बीते 24 घंटे की पूरी कोरोना रिपोर्ट हरियाणा की आपके सामने। 24 घंटे में कोरोना से 106 मरीजों की जान गई और 5476 मरीज ठीक हुए हैं। 3188 नए मामले हरियाणा में बीते 24 घंटे में आए हैं सामने। पंजाब और हरियाणा की कोरोना रिपोर्ट। अब हिमाचल का आंकड़ा आपको बताते हैं कोरोना का। बीते 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में 1365 नए मामले आए हैं सामने। 44 मरीजों की जबकि मौत हुई है। कोरोना के 2192 मरीज ठीक हुए हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की कोरोना रिपोर्ट। हालात यहां पर बेहतर होते हुए 1365 नए मामले आए हैं सामने, जबकि 44 मरीजों की जान गई है। पाकिस्तान में सिखों को धमकी मिली है। धमकी मिलने के चलते पाकिस्तान के इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने सिखों से मांगी जानकारी है। सिखों की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए स्थानीय पुलिस ने घर और कॉन्ट्रैक्ट नंबर समेत पूरी जानकारी मांगी है। पुलिस की तरफ से जानकारी मांगे जाने के बाद पाकिस्तान में सिख घबराए हुए हैं। इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने लाहौर और ननकाना साहिब के सिखों से जानकारी देने को कहा है। इसे लेकर जी मीडिया की तरफ से भी पाकिस्तान के सिखों से बात की गई। लाहौर के गुरुद्वारा गुरु रामदास जी साहिब के ग्रंथी रणजीत सिंह ने एक ऑडियो जारी कर लाहौर और ननकाना साहिब के सिखों को सावधान रहने और देर रात अपने घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। पीएसटीपीसी के पूर्व सदस्य मनिंदर सिंह ने भी पश्तो भाषा में एक ऑडियो संदेश जारी करके पाकिस्तान में सिखों को सतर्क रहने और देर शाम बाहर न जाने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पटियाला के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने डीसी को 468 करोड़ की लागत वाले नहरी पानी पर आधारित जल आपूर्ति प्रोजेक्ट के काम में और तेजी लाने के लिए कहा। इसके साथ ही शहर के आसपास की सभी कॉलोनीज को नहरी पानी पर आधारित जल आपूर्ति प्रोजेक्ट के अधीन लाने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने समूह विभागों को पटियाला में चल रहे विकास प्रोजेक्ट को समय पर मुकम्मल करने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश पर परिवहन विभाग ने पीआरटीसी को 225 नई बसें खरीदने के लिए मंजूरी दी। पंजाब के सीएम अमरिंदर ने ट्वीट कर लिखा है कि ये साझा कर खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने 840 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी है। इससे दिसंबर 2021 तक पीआरटीसी और पनबस के बेड़े में बसों का इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी बसों की पहुंच पूरे राज्य तक होगी, बल्कि राज्य में ज्यादा महिलाओं के लिए मुफ्त सफर करना भी संभव हो पाएगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 से जुड़ी बड़ी खबर है। 10 दिन में खत्म होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 21 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक चलेंगे गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 से जुड़ी ये खबर। 21 से 30 नवंबर तक चलेंगे जो गेम्स हैं। सीएम मनोहर लाल ने समीक्षा बैठक के दौरान यह फैसला लिया। कोरोना की वजह से सरकार ने फैसला लिया है इन गेम्स को लेकर। दस दिन में खत्म करवाए जाएंगे। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक ये गेम्स चलेंगे।
केंद्र सरकार की तरफ से डीएपी में सब्सिडी बढ़ा दी गई है। इसे लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ट्वीट करके जानकारी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने ट्वीट में लिखा कि केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों की सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि डीएपी में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि कृषि विपणन बोर्ड की दुकानों और जमीनों की नीलामी शहरी विकास प्राधिकरण की तर्ज पर की जाएगी। कृषि विपणन बोर्ड का नई प्रक्रिया से न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि नीलामी प्रक्रिया में भी और अधिक पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबंधित अधिकारियों को विपणन नीति तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य में बनने वाली नई मंडियों में दुकानों का आवंटन सही तरीके से हो सके। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों को फटकार लगाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणाओं को सिर चढ़ने में हुई लेट लतीफी को लेकर यह फटकार लगाई गई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से जवाब मांगा गया। मामला पंचकुला से जुड़ा। पंचकुला को विकसित किए जाने वाली पुनर्वास परियोजनाओं और शहर के सौंदर्यीकरण से जुड़े कामों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा सचिवालय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक बुलाई। और हरियाणा संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। हिंसक आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। नुकसान करने वाले प्रदर्शनकारियों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। आंदोलन में सरकारी या प्राइवेट संपत्ति, पशु, आभूषण या ऐसी वस्तु जिसकी कीमत कम से कम 1,000 रुपए है, उसकी भरपाई की मांग की जा सकती है। ये बिल 18 मार्च को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पारित हुआ था। हिंसक आंदोलन करने वाले सावधान। संपत्ति क्षति वसूली बना कानून। आंदोलन के बहाने तोड़फोड़ पड़ेगी भारी। उपद्रवियों से वसूली जाएगी नुकसान की राशि। हरियाणा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ये विधेयक अब कानून बन गया है। इस कानून के तहत सरकार दंगे फसाद या आंदोलनों में होने वाले नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करेगी। आंदोलन करना तो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व लोगों की तोड़फोड़ करें, कोई भी जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, इस कानून के तहत उसकी भरपाई उसी से करवाई जाएगी। हालांकि कांग्रेस इस कानून का पहले से ही विरोध कर रही है। विधानसभा में भी कांग्रेस ने मुद्दा उठाते हुए इसे किसान आंदोलन से जोड़ा था। अब इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस से सवाल पूछे हैं कि वो बताए कि तोड़फोड़ वालों के साथ है या फिर इस कानून के साथ। कांग्रेस से मैंने विधानसभा में भी पूछा था कि वो अपना स्टैंड स्पष्ट करें कि वो गाड़ियां तोड़ने वालों के पक्ष में है या उनके विरोध में है। वहीं कांग्रेस अभी भी इसे किसान आंदोलन से जोड़कर कानून की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। विधानसभा में भी हमने इसका विरोध किया था और मैं इसकी निंदा करता हूं। ये तानाशाही स्टेप है और इसका मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल जब आंदोलन हिंसक होता है तो सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, घरों में आग लगा दी जाती है, जिसका नुकसान सरकार और उन लोगों को उठाना पड़ता है जिससे इस मुद्दे पर उनका कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे में अब संपत्ति क्षति वसूली कानून के जरिए उपद्रवियों की जेब से नुकसान की भरपाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कोविड की वजह से प्रभावित हुए उन बच्चों की आर्थिक मदद पर संज्ञान लिया जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खोया और अधिकारियों से ऐसे बच्चों की मदद के लिए सुझाव मांगे। इसके अलावा बीपीएल होम आइसोलेटेड मरीजों को 5,000 रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया, जो कि खाते में डलनी शुरू हो गई।
वहीं हॉस्पिटल में एडमिट बीपीएल मरीजों को 35,000 रुपए की मदद दी जा रही है और इसके ऊपर जो बिल होगा वो भी सरकार वहन करेगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में गंभीर कोविड मरीजों के इलाज के लिए एक्मो मशीन, इसके अलावा 10 एमटी अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन भंडारण टैंक और शहर में सफाई के लिए जेटिंग कम सक्शन का मशीन का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक्मो मशीन आईसीयू वेंटिलेटर के उपयोग के बाद गंभीर कोविड रोगियों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी और इससे रोगियों की कृत्रिम फेफड़ों के रूप में श्वसन प्रक्रिया चलती रहेगी, जिससे फेफड़ों को 2-3 दिन आराम मिल जाएगा और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कोरोना संकट में मरीजों के इलाज के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 2 ग्लोबल टेंडर जारी किए गए हैं। ये जानकारी हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से साझा की गई। अनिल विज ने ट्वीट में लिखा कि हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से कोविड वैक्सीन की 1 करोड़ डोज और ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन की 15,000 शीशियों की आपूर्ति के लिए 2 ग्लोबल टेंडर जारी किए गए हैं। नहीं, हमारा अभी फ्लोट होना है, हम फ्लोट कर रहे हैं। 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन के लिए हम टेंडर फ्लोट कर रहे हैं, शायद आज हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोरोना के मुद्दे पर फिर से सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुद्दे पर सरकार सर्वदलीय बैठक करने से क्यों हिचक रही है। उन्होंने आपदा के समय सरकार को जिम्मेदारी बनती है कि वो मदद विपक्ष की करें। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरा सहयोग दे रही है, लेकिन जन समस्याओं को उजागर करना भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस ने लोगों की मुश्किल को बढ़ा दिया है। पटियाला जिले में ब्लैक फंगस के अब तक 22 मामले आए हैं सामने। ब्लैक फंगस के 16 मरीजों का इलाज राजेंद्र अस्पताल में चल रहा है, तो 6 मरीज प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। पटियाला के सिविल सर्जन डॉक्टर सतेंद्र सिंह के मुताबिक ब्लैक फंगस का शिकार वो लोग होते हैं जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की दवा लेते हैं। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस का इलाज है अगर समय पर जांच करा ली जाए। मेरे नाल पटियाला तो सिविल सर्जन डॉक्टर सतेंद्र सिंह मौजूदा गल करेंगे। डॉक्टर साहब, सब तो पहले दस्सिया जाएगा कि पटियाला के कितने ब्लैक फंगस के ਜਿਹੜੇ केस आए ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ 22 ਕੇਸ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕੇਸ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਆਏ ਨੇ, 4 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਆਏ ਤੇ 2 ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਆਏ। अच्छा, कितने घातक बीमारी देखो ये नवी बीमारी है, जे ये कितने तक एक्सटेंड करती है उसके हिसाब ਨਾਲ घातक होती है। जो टाइप डी का इलाज हो जाए तो ये ठीक भी हो सकती है। डॉक्टर आप गल करेंगे, बहुत सारे लोग अवेयर नहीं, थोड़े जरिए अभी अवेयर कराना चाहते हैं कि लक्षण की ने, कितना इन्हों का इलाज हो सकता, संभव इलाज है, तो जिंदा की कुछ इलाज है। इस तरह कि ये जी बीमारी आई है ये रेशनल यूज ऑफ स्टीरॉइड्स करके ज़्यादा आई है, तो जहाँ डायबिटिक पेशेंट ने उन्होंने ज़्यादा बीमारी पाई हुई है। सो जो लोगों को कोविड के लक्षण आते हैं वो प्राइवेट तौर पर अपने इलाज करवाना शुरू कर देंगे, स्टीरॉइड्स लेने शुरू कर देंगे ने, कितनी म्याद लैनी है, कितनी डोज लैनी है। पिंडों में अनकुआलीफाइड लोगों को लैके जो वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं रजिंदरा जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान भी उन्होंने स्टीरॉइड देने पैंते हैं। इस करके ओवर स्टीरॉइड करके ही हाले देखने जाया कि ये जी न्यूरोमाइकोसिस बीमारी आ रही है। कैमरा पर्सन नरेंद्र नाल बलिंदर सिंह, जी मीडिया। और अब खबर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मिसाल पेश करने की। हाल ही में हिसार जिले के गांव में लॉकडाउन को तोड़ने का ऐलान हुआ था, तो एक गांव में आइसोलेशन वार्ड पर ताला लगा दिया गया था। लेकिन इस बीच हिसार के सात रोड कला गांव के युवाओं ने मिसाल पेश की। युवाओं ने कोविड से बचाव के लिए गांव में 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए। इनमें 10 मरीजों के लिए बेड और ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराई गई। कोविड आइसोलेशन वार्ड में गांव के ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। युवाओं की इस पहल को सामाजिक संस्था खालसा ने भी सहयोग किया और आइसोलेशन सेंटर के लिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन बैंक भी बनाया गया है। ये आज हमने गांव सात रोड में ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत करी है और खालसा आईडी की मदद से हमारे को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं
जिसको हम यहाँ से जहाँ हमें आइसोलेशन वार्ड बना रखा है, हमारे गांव की पीएचसी और पीएचसी के डॉक्टर, फार्मासिस्ट और हमारे एएनएम जीएनएम स्टाफ है, उनकी मदद से हम इसको संचालित करेंगे। जो पेशेंट होम आइसोलेट रहेंगे, जिनको डॉक्टर से एडवाइस करेंगे कि आपको ऑक्सीजन लेवल घर पे मेंटेन रखना है, तो उनको लिए हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है किशन जी की मदद से और पूरे 7 रोड कला की जो सोशल वर्कर्स हैं, इनकी हेल्प से जो कंसल्टेशन आए हैं उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन का साइड इफेक्ट लगने के बाद समय शादी ब्याह से जुड़े व्यवसाय पर सीधा पड़ रहा है। फिलहाल हर जगह सन्नाटा पस रहा है। ब्याह शादी में ढोल बजाकर अपना गुजारा करने वाले और घोड़ी बग्गी वाले अब भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं, क्योंकि इन हालातों में शादी का मतलब है नो बैंड बाजा और बारात। लॉकडाउन के चलते ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। ऐसे में कई लोग शादी का कार्यक्रम आगे के लिए टाल रहे हैं। 1-2 शादियां जो हो रही हैं उनमें सरकारी आदेशों के चलते बहुत कम लोग शामिल हो रहे हैं। भाई साहब देखो, ये बैंड ये घोड़ी हमारी नुई भीज रही है, सारा बताओ यहाँ रह रहे, यहाँ रहने की जगह है, ये कूड़ा फेंकने की जगह, जो आज यहाँ हम टाइम पास कर रहे हैं अपना। क्या करें बस सर जी, काम बंद पड़ा है सारा, पानी में हमारी झुग्गी टूट चुकी है सारी और काम सारा बंद है, बस खाने खर्चे से परेशान है बिल्कुल। हमारे पास समस्या बहुत ज़्यादा है और ये लगा लो कि लॉकडाउन में बहुत भारी पड़ रहा है घोड़ियों को राशन भी डालना। समस्या जी ये घोड़ी को खाने के लिए कहाँ से आए, हमारे लिए कहाँ से आए, बच्चे परेशान हैं, क्या करा जाए, सबरी समस्या है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि पंजाब हिमाचल सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, साथ ही रात की गश्त भी लगातार जारी है। इस दौरान डीजीपी हिमाचल पुलिस के काम को सराहते हुए नजर आए। डीजीपी ने कोरोना संकट के दौरान भी पुलिस की तरफ से की गई बेहतर व्यवस्था के लिए विभाग की पीठ थपथपाई। उन्होंने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रदेश में पुलिस के 18,000 जवान हैं, जिसमें से 2,926 जवान कोरोना पॉजिटिव हुए। जो नारकोटिक ट्रेड है उसकी प्रॉपर्टी पहली बार हम सीज कर रहे हैं और वो अटैच करवा रहे हैं। ऐसी जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम दूसरे की है, जहां जहां क्वालिटी केसेस आएंगे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होगी और उनकी प्रॉपर्टी अटैच होगी। मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पुलिस कर्मियों को इन्होंने फ्रंटलाइन वॉरियर्स में कंसिडर किया, जिसकी वजह से हमको वैक्सीनेशन हुआ है, जो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बन चुका है। अंबाला के मनाली हाउस इलाके में एक घर अनोखा नजर आता है। इस घर में 78 वर्षीय प्रोफेसर वेद प्रकाश विज रहते हैं, जिन्होंने अपने 3 मंजिला घर को पेड़ पौधों से भर रखा है। इस घर में 1000 से ज्यादा प्लांट्स लगाए गए हैं। गमलों में अलग अलग किस्म के प्लांट्स लगे हैं। प्रोफेसर वेद प्रकाश बताते हैं कि उनके गुरु ने 1982 में उन्हें एक फूल का पौधा दिया था, तभी से उन्हें पेड़ पौधे उगाने का शौक है। वहीं प्रोफेसर वेद प्रकाश की पत्नी सुरेंद्र विज बताती हैं कि शुरू में लोग उनके पति के इस शौक को पागलपन बताते थे, लेकिन आज उनके हरे भरे घर को देखकर लोग खुश होते हैं और इससे गर्मियों में भी उनके घर का तापमान बाकी जगह से 4 से 5 डिग्री कम रहता है।